जय हिंद साथियों। उत्तराखंड के इतिहास सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ उत्तराखंड के बारे में, यानी कि उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल के बारे में विभिन्न एमसीक्यूज की सहायता से जानने का प्रयास करेंगे। और आज की इस वीडियो में जो प्रश्न होंगे उसमें मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस कत्यूरी डायनेस्टी से लेने का प्रयास किया है। और कत्यूरी डायनेस्टी से यूकेपीएससी अपर पीसीएस एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यदि आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो काफी हेल्प आपको एग्जाम में मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? तो अगर हम कत्यूरी शासकों की राजभाषा की बात करें, ऑप्शन है हमारे पास कुमाऊनी, हिंदी, संस्कृत या गढ़वाली। तो कत्यूरी राजवंश जो है वो चमोली जिले के जोशीमठ में इनकी राजधानी हुआ करती थी। और ये जो राजवंश है इसको कार्तिकेयपुर राजवंश भी कहा जाता था। तो इनकी जो भाषा थी, राजभाषा, ये संस्कृत थी। जो कुमाऊनी एक इंडो आर्यन भाषा है, ऑप्शन में दिया गया था, जो उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के 2 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा, यानी लगभग 20 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। यह पड़ोसी गढ़वाली से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। तो उत्तराखंड की जो मुख्य भाषाएं हैं वो गढ़वाली और कुमाऊनी ही मानी जाती हैं। और कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाएं एक दूसरे से काफी निकटता से जुड़ी हुई हैं। ये दोनों भाषाएं मध्य पहाड़ी समूह बनाती हैं। गढ़वाली भाषा की अगर हम बात करें तो ये पहाड़ी उपसमूह की एक इंडो आर्यन भाषा है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि गढ़वाली भाषा जो है वो किस प्रकार की भाषा है। तो मध्य पहाड़ी उपसमूह की एक इंडो आर्यन भाषा है। ये मुख्य रूप से भारतीय हिमालय में उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में 2.5 मिलियन से अधिक गढ़वाली लोगों द्वारा बोली जाती है। गढ़वाली की कई क्षेत्रीय बोलियां हैं, जैसे आपने सुना होगा जो नागपुरिया भाषा है, या देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, गढ़वाल, पौड़ी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग क्षेत्रों में ये भाषा बोली जाती है। और इन भाषाओं की जो प्रकृति है वो अलग अलग है, मतलब अलग अलग उप भाषाएं हैं। ये जो बोली है, उपबोलियां इसकी अलग अलग है, इनकी टोन अलग है। गढ़वाली जो टिहरी में बोली जाती है और जो पौड़ी में बोली जाती है, दोनों में अंतर मिलेगा। जो चमोली में बोली जाती है उसमें अंतर मिलेगा। तो कई क्षेत्रीय बोलियां गढ़वाली की हैं। अगला प्रश्न है, जोशीमठ के वासुदेव मंदिर में किस राजा का नाम श्री वासुदेव गिरिराज चक्र चूड़ामणि उत्कीर्ण है? अगर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, विच किंग्स नेम इज एनग्रेव्ड एज श्री वासुदेव गिरिराज चक्र चूड़ामणि इन द वासुदेव टेम्पल ऑफ जोशीमठ? ऑप्शन है अजयपाल, सोमचंद, बसंत देव, अमोघभूति। तो सही आंसर है बसंत देव। जो जोशीमठ का जो पांडुकेश्वर अभिलेख है, इसमें जो वासुदेव हैं उनका नाम, वासुदेव को ही बसंत देव भी माना गया है। तो बसंत देव का नाम जो है वो अभिलिखित है, जो कि वासुदेव गिरिराज चक्र चूड़ामणि के नाम से ये नाम उल्लिखित है। अगर हम पांडुकेश्वर अभिलेख की बात करें तो ये जो पांडुकेश्वर अभिलेख है, ये पांडुकेश्वर नामक स्थान पर जोशीमठ में यह अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में कार्तिकेयपुर राजवंश में ललित शूरदेव और पद्मट देव के ताम्रपत्र मिले हैं। और सुभिक्षराज देव का ताम्रपत्र इस अभिलेख में मिले हैं, पांडुकेश्वर अभिलेख में। और इसी अभिलेख में जो राजा है बसंत देव,
बसंत देव को कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक माना जाता है। कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक जो है वो बसंत देव को माना जाता है। बसंत देव ये इसके संस्थापक हैं। और इसके अलावा पांडुकेश्वर का जो ताम्रपत्र है उसमें जो कार्तिकेयपुर राजवंश है उसके विभिन्न राजाओं के बारे में तो जानकारी मिलती है, साथ ही साथ कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रशासनिक ढांचे के बारे में जानकारी मिलती है कि किस प्रकार का प्रशासनिक व्यवस्था उस समय हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है कि अलग अलग अधिकारियों के क्या क्या नाम हुआ करते थे। और साथ ही साथ उस समय की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति कैसी थी इसके बारे में भी पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र से उल्लेख मिला है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बसंत देव। अजयपाल, जैसे कि आप जानते हैं कि 52 गणों को एकत्रित करके सभी को एक सूत्र में बांध करके जो गढ़वाल की स्थापना की थी अजयपाल ने की थी। सोमचंद के बारे में हम जानते हैं कि सोमचंद जो है वो चंद वंश के राजा थे और सोमचंद चंद वंश के संस्थापक थे। अमोघभूति के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ये कुणिंद वंश के राजा थे और सबसे प्रतापी राजा कुणिंद वंश के हुए हैं। अगला प्रश्न है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में जो ऑप्शन है चंदवंश, परमार वंश, कार्तिकेयपुर राजवंश या टिहरी रियासत, तो सही आंसर है कार्तिकेयपुर राजवंश। जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है वो हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो ये उत्तराखंड का मैप और यहाँ पर ये है पिथौरागढ़ जिला और ये चमोली जिला। चमोली जिले में लगभग यहाँ पर ये जोशीमठ नामक स्थान है और जोशीमठ में मिला है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, तो जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है उसमें हमें मुख्य रूप से कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी मिलती है। कार्तिकेयपुर राजवंश की, इसी को कत्यूरी राजवंश भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की जो स्थापना हुई थी वो जोशीमठ में हुई थी और कार्तिकेयपुर इनकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में कत्यूरी राजाओं ने अपनी राजधानी को कार्तिकेयपुर से कत्यूरी घाटी, बैजनाथ जो घाटी है उस घाटी में स्थापित कर लिया था, जिसकी वजह से कार्तिकेयपुर राजवंश को कत्यूरी राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ताम्रपत्र है उसमें पांडुकेश्वर के जो ताम्रपत्र हैं उसमें विभिन्न शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, पदाधिकारियों की विस्तृत सूची मिलती है, भूमि माप संबंधी पैमाने और अनेकानेक महत्वपूर्ण जानकारियां पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र से मिलती हैं। अगर हम वंशानुक्रम की बात करें तो पांडुकेश्वर का जो ताम्रपत्र है उसमें और विभिन्न प्रकार के अन्य जो अभिलेख हैं उनसे कार्तिकेयपुर राजवंश के वंश क्रम की जानकारी मिलती है। तो इसको हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, खरपरदेव वंश की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? खरपरदेव वंश की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन डू वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द खरपरदेव डायनेस्टी? सो ऑप्शंस आर पांडुकेश्वर, बागेश्वर, तालेश्वर या कुलसारी। तो जो कत्यूरी वंश है या कार्तिकेयपुर राजवंश है इसके बारे में हमें विभिन्न अभिलेखों से जानकारी मिलती है, जैसे पांडुकेश्वर, बागेश्वर, तालेश्वर, कुलसारी, और अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। जो खरपरदेव वंश है मुख्य रूप से जब जो कार्तिकेयपुर राजवंश है उसके संस्थापक तो माना जाता है बसंत देव को। बसंत देव ने कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना की। उसके बाद ये जो मेन रूप से ये जो राजवंश है इसको
तीन परिवारों में विभक्त किया जाता है। इसके तीन परिवारों के बारे में मेन रूप से जानकारी मिलती है। बसंत देव परिवार, दूसरा परिवार था खरपरदेव वंश, जिसको निम्बर वंश भी हम कह सकते हैं, और तीसरा परिवार था सलोड़ादित्य वंश। तो इसी वंश के बारे में अगर हम देखें तो ये जो खरपरदेव वंश है इसके बारे में हमें बागेश्वर अभिलेख से जानकारी मिलती है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। जो अभी तक जो कार्तिकेयपुर राजवंश है इसके 6 परिवारों की जानकारी हमें मिलती है, 6 परिवारों की जानकारी। और ये जानकारी अलग अलग अभिलेखों से मिलती है, जैसा कि इसमें 6 घरानों के बारे में बताया गया है, तो अलग अलग अभिलेखों से इनके बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले जो बसंत देव हैं ये कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक हैं। इसके बाद एक और जो राजा का जिक्र मिला है उनका नाम अपठनीय है, यानी पढ़ा नहीं जा सका है उनके नाम को। और ये जो जानकारी मिली है ये बागेश्वर के अभिलेख से मिली है। प्रिंसेप ने इसको 1838 में इस अभिलेख को पढ़ने का प्रयास किया था, और ये जो अभिलेख है ये 1056 से 1060 ईस्वी के बीच का मालूम होता है। दूसरा जो राज परिवार है खरपरदेव, इसके जो अन्य शासक हैं कल्याण राजदेव और त्रिभुवन राजदेव हैं, और इसके बारे में बागेश्वर अभिलेख से ही हमें जानकारी मिलती है। यही प्रश्न में पूछा गया था। इसकी खोज भी प्रिंसेप ने की, और ये भी 1856 से 1060 ईस्वी के बारे में जानकारी देता है, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। अगला जो घराना है वो है निम्बरदेव राजवंश, और निम्बरदेव वंश के बारे में जो इस निम्बरदेव वंश के जो शासक हैं इष्ट गणदेव और ललित शूरदेव के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है, और ये भी बागेश्वर अभिलेख और पांडुकेश्वर अभिलेख दोनों से इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगला है सलोड़ादित्य वंश। तो सलोड़ादित्य वंश की जो स्थापना थी ये इच्छर देव ने की थी। इनको इच्छत देव भी कहीं कहीं कहा गया है। और इस वंश के अलावा, इस इच्छर देव के अलावा देसत देव, पद्मट देव के बारे में भी, इस परिवार के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो इच्छर देव है, सलोड़ादित्य वंश है, इसके बारे में पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से जानकारी मिली है। अगला जो परिवार है वो है लखनपाल। इसके जो शासक हैं, अन्य शासक, ये हैं इंद्रपाल और त्रिभुवनपाल, और इनके बारे में बैजनाथ गणानाथ अभिलेख से जानकारी मिली है। फिर नेक्स्ट जो है जतबल देव के बारे में कुलसारी अभिलेख से जानकारी मिली है। तो अभी तक कुल कार्तिकेयपुर राजवंश के 6 परिवारों के बारे में, यानी 6 शासकों के बारे में, 6 शासक घरानों के बारे में जानकारी मिली है। अगला प्रश्न है, पॉवेल प्राइस और एमपी जोशी के अनुसार कत्यूरी किनके वंशज थे? तो पॉवेल प्राइस और एमपी जोशी जो इतिहासकार हुए हैं उनके अनुसार कत्यूरी जो थे वो कुड़िंदों के वंशज माने गए हैं। कत्यूरी कुड़िंदों के वंशज माने गए, तो सही आंसर है इसमें कुड़िंद। अगर हम इसमें डिटेल से देखें तो जो पॉवेल प्राइस हैं उनका मत था कि कत्यूरी कुड़िंदों के वंशज थे, और बाद में उन्होंने अपने इस मत को परिवर्तित कर कत्यूरियों को कुड़िंदों का राजनैतिक उत्तराधिकारी बतलाया था। पॉवेल प्राइस के पूर्व मत को कि कत्यूरी कुड़िंदों के वंशज थे पुनः नवीन साक्ष्यों के प्रकाश में एमपी जोशी ने स्थापित किया था। तो एमपी जोशी और पॉवेल प्राइस दोनों का ही मानना था कि कत्यूरी जो है वो कुड़िंदों के वंशज थे। प्रश्न नंबर 6 है, एटकिंसन ने कत्यूरी प्रशासन को किसके समान बताया है? चंद प्रशासन के समान, मौर्य प्रशासन, पाल प्रशासन या गुप्त प्रशासन? तो इसका सही आंसर है पाल प्रशासन। एटकिंसन ने अपने विवरण में जो कत्यूरी प्रशासन है उसको पाल प्रशासन के समान बताया है। इसमें हम देख सकते हैं जो
एटकिंसन महोदय हैं, उन्होंने उत्तराखंड के इतिहास के बारे में काफी सारी जानकारी दी है और इसमें उन्होंने जो उत्तराखंड का कार्तिकेयपुर राजवंश है इसकी तुलना जो कत्यूरी प्रशासन है उसकी तुलना पाल प्रशासन के अनेक समानताओं का इन्होंने इसमें उल्लेख किया है। प्रश्न नंबर 7 है, कार्तिकेयपुर राजवंश में अक्ष पट्टलाधिकृत कौन थे? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में जो पांडुकेश्वर अभिलेख है उसमें विभिन्न अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है और उनमें से ही एक जो अधिकारी थे वो थे अक्ष पट्टलाधिकृत। और ये जो अक्ष पट्टलाधिकृत है ये एक प्रकार के अभिलेख अधिकारी यानी रिकॉर्ड ऑफिसर हुआ करते थे। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, कई बार सुमेलित करने में ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्ष पट्टलाधिकृत का संबंध किस राजवंश से है, और यह भी पूछा जा सकता है कि अक्ष पट्टलाधिकृत कौन थे? तो अभिलेख अधिकारी थे। प्रश्न नंबर 8, पद्मट्ट देव के लेख में किसका नाम महादानक्ष पट्टलाधिकृत के रूप में उल्लिखित है? Whose name is mentioned as महादानक्ष पट्टलाधिकृत in the writings of पद्मट्ट देव। तो सबसे पहले जो पद्मट्ट देव हैं वो एक कार्तिकेयपुर राजवंश के शासक हुए हैं और ये जो शासक हैं इनके कार्यकालों में, इनके समय में, कार्तिकेयपुर राजवंश के समय में विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों का जिक्र मिलता है और जिनके कार्य अलग अलग हुआ करते थे। उन्हीं में से एक अधिकारी थे महादानक्ष पट्टलाधिकृत। तो ये जो महादानक्ष पट्टलाधिकृत हैं इनका जो कार्य था ये दान संबंधी कार्य देखते थे। वो भूमि दान हो, ब्राह्मणों को किया गया दान हो, ये सारे कार्य जो है महादानक्ष पट्टलाधिकृत के द्वारा संपादित किया जाता था। और अलग अलग शासकों के समय अलग अलग व्यक्तियों के नाम मिले हैं जो कि इस पद पर रहते थे। तो पद्मट्ट देव के समय, उनके पद्मट्ट देव के लेख में जिस महादानक्ष पट्टलाधिकृत के रूप में जिस व्यक्ति का नाम मिला है उनका नाम है भट्टधण। श्री भट्टधण का नाम पद्मट्ट देव के लेख में मिला है। इसके अलावा अन्य लोगों के भी नाम मिले हैं जो कि महादानक्ष पट्टलाधिकृत के पद पर थे। जैसे श्री पीजक जो हैं ये ललिताशुर के लेख में, ललितशुर के लेख में इनके बारे में जानकारी मिलती है कि ये जो थे ललितशुर के लेख के अनुसार महादानक्ष पट्टलाधिकृत के पद पर थे। और अगला श्री कमला जो थे वो सुभिक्षराज के लेख में श्री कमला का जिक्र किया गया है महादानक्ष पट्टलाधिकृत के रूप में। आइए इसे जरा डिटेल में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो महादानक्ष पट्टलाधिकृत जो अधिकारी थे इनका कार्य था दान संबंधी कार्यों को देखना। इसके अलावा जो विभिन्न अधिकारी मिले हैं, जो राजा की सहायता के लिए विभिन्न अधिकारियों का इसमें जिक्र मिलता है। जैसे राजामात्य जो कि राजा के लिए कार्य करते थे, जो एक प्रकार के मंत्री राजा के लिए होते थे, मंत्री परिषद जो केंद्रीय होती थी उसमें राजामात्य, कुमारामात्य जो कि कुमार के लिए यानी राजकुमार के लिए कार्य करते थे। इसके अलावा सहायक मंत्री होते थे और बहुत सारे ऐसे जो पद मिले हैं जो कि अलग अलग कार्य करते थे। जैसे महासंधि विग्रहाक्ष पट्टलाधिकृत पद का कार्तिकेयपुर राजवंश में उल्लेख मिलता है। तो ये जो उल्लेख मिला है पांडुकेश्वर पत्रों में इनका उल्लेख मिलता है। और ये जो शासन व्यवस्था है इस शासन व्यवस्था से
हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि उस समय अलग अलग जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके पदों को अलग अलग रूप से परिभाषित किया गया था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जो कार्तिकेयपुर शासन व्यवस्था थी ये बहुत ही सुदृढ़ शासन व्यवस्था थी। अगर हम बात करें महादानक्ष पटलाधिकृत की, तो ये जो नाम ही है ये बहुत ही कठिन नाम है, लेकिन आज के समय के लिए ये कठिन हो सकते हैं, उस समय शायद बहुत आसान रहे होंगे। तो ये जो नाम है, इन नामों में अलग अलग महादानक्ष पटलाधिकृत के जो नाम मिले हैं, तो ललितशूर के लेख में बीजक, पद्मट देव के लेख में श्री भटदण और सुभिक्षराज के लेख में श्री कमला का नाम महादानक्ष पटलाधिकृत के रूप में मिला है। इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उससे हमें एनर्जी मिलेगी इसी प्रकार की और वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। और लगे रहिए आप तैयारी में, डेफिनेटली आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।